नमस्कारम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक गेम जो कि एलटी बॉक्स नॉर्वे चैंपियनशिप में हुआ था और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है ये। खासकर अगर हम बात करें जो प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं जैसे अली रेजा और मैग्नस कार्लसन जैसे खेल रहे हैं। नॉर्वे के ही हैं मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड चैंपियन है। उसके साथ साथ एरोनियन जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। एक यंग प्लेयर है, वो भी वहाँ पे आर्यन तारी, वो भी खेल रहे हैं, यान क्रिस्टोफर डूडा। तो ऑल इन ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है। का पहला एक राउंड मैंने ऑलरेडी एक बार अपलोड किया हुआ है डीप एनालिसिस के नाम से। ठीक है, अलीरज़ा फिरोज़ा ने यान को हराया था, डूडा को। सो इस गेम में हम देखने वाले हैं मैग्नस कार्लसन और अलीरज़ा के बीच जो दो गेम्स हुए थे। एक तो क्लासिकल गेम हुआ और उसके बाद एक जो आर्मगेडन हुआ है। तो उन दोनों को ही हम लोग देखने वाले हैं बिकॉज वो दोनों सेम ही ओपनिंग पे हुए थे। एक चेंज हुआ था बीच में कुछ मूव्स के बाद। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। जो गेम स्टार्ट हुआ वो E4, knight of 6, c4, e6, knight to c3, d5, c का d5, e का d5, bg5, QGD यानी जिसको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन बोलते हैं, या फिर जितने भी ऐसे वेरिएशंस आते हैं उनमें से bg5 जो लाइन है, खासकर इसको हम लोग कार्लसबर्ग वेरिएशन के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको एक्सचेंज वेरिएशन ऑफ QGD भी बोल सकते हो। राइट। तो c6 खेला यहाँ पे, e3, h6। ज़्यादातर इसमें जो गेम्स हुए हैं उसमें ब्लैक जो है वो बिशप e7 और कॉमन मूव्स जो आते हैं बाद में नाइट bd7, नाइट f8, नाइट g6, और ये वेरिएशन ज़्यादातर खेलता है। इसमें और एक लाइन पॉपुलर है जो दिखने में बड़ी ऑड लगती है, बट वो उसमें भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं और थियोरेटिकली मुझे जहाँ तक पता है उसको इक्वली मानते हैं। अभी भी कुछ ऐसा कोई डायरेक्ट रेफिटेशन नहीं आया हुआ है। बिशप f5, क्वीन टू f3, g6, टेक्स एंड देन क्वीन इनटू f6, g इनटू f6। इसमें भले ही आपको लगेगा कि ओपनिंग में ही पॉन स्ट्रक्चर ऐसा खराब करना टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है, बट ये बहुत थियोरेटिकल वेरिएशन है जहाँ पे ब्लैक को अभी तक तो इक्वलिटी मिल रही है बहुत। राइट। तो इसको हम कभी और डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस गेम में जो है अली रजा फिरोजा ने h6 खेला। ये भी एक पॉपुलर वेरिएशन है। h4, बिशप टू e7। अब h6 पहले कमिट करने का पॉइंट ये है कि फ्यूचर में आप जो वो नाइट d7, नाइट f8, नाइट g6 ऐसे वेरिएशन आते हैं उसमें जब भी बिशप c2 और क्वीन बिशप d3 और क्वीन c2 रहेगा तो आप नाइट g6 इमीडिएटली नहीं जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे एक ही सपोर्ट है। राइट। और साथ ही साथ और एक वेरिएशन आता है जिसमें नाइट e6, g6 और नाइट g7 आके बिशप f5 एक्सचेंज करते हैं। तो वो भी वेरिएशन इसमें अवॉइड हो जाता है, वो जिसको कि कस्परोव वेरिएशन बोलते हैं। सो इन सब को देखते हुए एक्चुअली क्वीन सी टू खेला यहाँ पे। जो फर्स्ट जो उनका गेम हुआ था जो क्लासिकल हुआ था, एक्चुअली यहाँ पे उस गेम में मैग्नस कार्लसन ने BD3 खेला था। जो यही दो मेन लाइन्स है BD3 और क्वीन सी टू, तो दोनों ही गेम में उन्होंने शफल करके खेला। एक में बिशप D3 खेला, दूसरे में क्वीन सी टू खेला। तो हम लोग अभी जो गेम देख रहे हैं वो जो BD3 के साथ हुआ था वो क्लासिकल उनका जो गेम हुआ था वो है। कैसल हुई इसमें, नाइट G E2, रुक टू E8, थॉट कैसल, नाइट BD7। अब इन वेरिएशंस में QGD में मोस्टली जो वाइट का आइडिया होता है, उनके पास एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप माइनॉरिटी अटैक के लिए जाओ। माइनॉरिटी अटैक मतलब इस वक्त आप देखिए कि 3 वर्सेस 2 है ऑन क्वीन साइड। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो वाइट जो है वो माइनर साइड में, मतलब उसके पास एक पॉइंट कम है, लेकिन उसके बावजूद वो B4, A4 और B5, ऑफकोर्स रुक B1 खेलना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्ले D4। तो उसके बाद बी कट C6 आके ये पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश करता है वो में, और फिर C6 को बैकवर्ड पॉन को अटैक करने की कोशिश। ये जो माइनॉरिटी अटैक है ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है QGD का एज अ वाइट। राइट। सो लेकिन इस गेम में F3 खेला उन्होंने, बिकॉज नाउ उनका जो आइडिया है वो सिंपली E4 खेलने का है। और अगर आपको इंजो इंडियन के कुछ लाइंस पता होंगे, खासकर रूबिनस्टन वेरिएशन जिसमें सेम स्ट्रक्चर्स आता है, सिर्फ बिशप B4 पे रहता है E7 की जगह। तो उसमें, और ये जो बिशप है वो अंदर रहता है C1 पे, फोर पे नहीं रहता है। तो उसमें भी यही आइडिया होती है, F3 E4 आप ट्राई करते हो। B5 खेला। कल मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स, तो मुझे याद है कि व्लादिमीर क्रामनिक जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और बहुत ही बहुत बड़ा नाम है चेस वर्ल्ड का, उन्होंने कमेंट किया था कि अगर मैं यंग एज में अगर ऐसा खेलता मैं B5,
तो डेफिनेटली जो उनका जहाँ पे उन्होंने पढ़ा था बोटवेनिक कास्परस स्कूल में वहाँ से उनको निकाल देते हो कि ऐसा पोजिशनल एरर आप अपने कैसे कर सकते हो। बट मुझे लगता है कंप्यूटर एरा के इस युग में, इस दौर में चेस का जो लेवल है या उसका जो रूप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे B5 खेला उन्होंने, बिशप F2, बिशप टू B7, नाइट टू G3, नाइट F5 आ सकते हैं ऑब्वियसली, B4। अब मेनली उनका आइडिया यही था कि मेजरली 4 वर्सेस 3 के इस पार्ट में क्वीन साइड में ब्लैक जो है हमेशा B6 C5 ट्राई करता है, बट इन्होंने क्या किया B5 B4 खेल दिया और अब C5 खेलने वाले हैं। तो आइडिया वही था, सिर्फ अब पॉन B6 की जगह B4 पे रहेंगी। नाइट F4 खेला, C5, नाइट F5, बिशप F8। अब किंग साइड में इतना अटैक करना कोई इजी नहीं लग रहा है फिलहाल, तो नाइट इंटू C5 मारा, डी कट C5, नाइट इंटू C5, डी कट C5, बिशप इंटू C5। मुझे जहाँ तक पता है QGD में जनरली जब भी आप F3 खेलते हो तो आपको C5 ब्रेक देना ज़रूरी है ब्लैक से, तभी जाके वो आप E3 में अटैक कर सकते हो। बिकॉज अगर D5 वीक है, जो कि एक आइसोलेट पॉन है, तो E3 भी वीक है, भले ही वो कनेक्टेड है, बट कोई पॉन इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो रूक पड़ा हुआ है यहाँ पे अटैक करने के लिए, सो E3। तो ऑल एंड ऑल अगर आप D5 मार सकते हो वाइट से कुछ मूव में, तो E3 भी मर जाएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि क्यूजीटी में जब भी वाइट F3 E4 ट्राई करता है तो उसमें आप C5 इमीडिएटली ब्रेक दे दो, तो वो पोजीशन आराम से हैंडल हो जाएंगी। तो रुक C1 खेला, क्वीन टू B6, क्वीन A4। अब E3 मर रहा है वैसे देखा जाए तो इस वक्त, लेकिन जितना हो सके उनका कोशिश है कि फिलहाल अगर हम देखें तो बिशप इंटू E3 एक ऑप्शन है यहाँ पे इसमें, लेकिन 2 माइनर पीस सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। मतलब आप एक्चुअली बिशप इंटू E3 के बाद ऐसा होगा नाइट इंटू E3, रुक इंटू E3, और वो इमीडिएटली नहीं मारेंगे बिकॉज क्वीन इंटू E3 के बाद किंग H1 और क्वीन D3 मर रहे हैं। बट वो ये कर सकते हैं कि वो एक मूव वेट कर दें, बिकॉज वो रुक तो पिन ही है, तो आराम से वो पोजीशन अच्छी हो जाएंगी। तो BC8 खेला यहाँ पे। इस नाइट को हटाना बहुत जरूरी है। F5 और C5 के नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ ये बात, कि ब्लैक के लिए C4 F4 और वाइट के लिए F5 C5। नाइट D4 खेला यहाँ पे, हाँ, PD7। फिर से इस बिशप को रीग्रुप करना एक वक्त पैसिव भी लग सकता है, बट आप 2 मूव जा रही हैं आपकी, लेकिन आप इस वक्त क्वीन पे अटैक कर रहे हो और आपका बिशप यहाँ पे अच्छा है, बिकॉज ये जो बिशप है वो नाइट के सभी स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है इस नाइट के। तो यहाँ पे क्वीन A6 खेला, रुक टू E7, रुक FD1, नाइट E8। ये बहुत बढ़िया है। ऐसे मूव्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि आप रुक E7 इसलिए खेल रहे हो बिकॉज यू वांटेड टू वैक एट दैट E8 स्क्वायर नाइट के लिए, राइट। और नाइट आप बाद में C7 या D6 ला सकते हो, इवन नाइट C4 भी आ सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान था अली रजा की तरफ से। क्वीन इंटू क्वीन मारा उन्होंने, A इंटू B, A2 मर रहा है, और फाइनली आफ्टर बिशप B1, इस ये जो गेम था ये बाद में ड्रॉ हो गया था एंड गेम में। तो क्लासिकल का गेम हुआ था मैग्नस कार्लसन और अली रजा के बीच। 52 मूव्स के बाद ये इन दोनों ने ड्रॉ अग्री कर लिया था इस गेम में। लेकिन जो गेम आर्मागेडन का था, जो हम आज मेन गेम है हमारा, उसको हम देखते हैं कि 7th मूव के बाद बिशप E7 के बाद यहाँ पे उन्होंने खेला था क्वीन C2। और क्लासिकल में उन्होंने खेला BD3, और आर्मागेडन में उन्होंने खेला क्वीन टू C2, कैसल किया, नाइट टू F3, रुक E8, BD3। अब इस पोजीशन में जो है नाइट F3 ऑलरेडी कमिट हो चुका है, तो पिछले गेम में उन्होंने जो प्लान किया था वो उन्होंने देख लिया कि नाइट E2 F3 इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज वो पोजीशन ठीक ठाक आ गई थी ब्लैक को, राइट। तो नाइट E4 खेला यहाँ पे अली रजा ने, बिशप इंटू E7, क्वीन इंटू E7 टेक्स। अब इसको मारना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आप नाइट से नहीं मार सकते हो बिकॉज पॉन टेक्स मारने के बाद पीस मर रहा है F3 और D3 में से एक। तो यहाँ पे उन्होंने मारा नाइट D2, F5, एवरीथिंग इज फोर्स्ड आई थिंक, जब आपने मारा है बिशप इंटू E4। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो है उनको लग रहा है कि अगर मैं शॉर्ट कैंसिल करता हूँ तो डेफिनेटली इस साइड में ब्लैक जो है वो कुछ चांसेस क्रिएट कर सकता है। इवन ऐसे मूव्स बहुत इजीली आ रहे हैं बाद में किंग साइड भी, और आपके पास F3 का नेचुरल नाइट नहीं है तो इस साइड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इधर लॉन्ग कैसल कर लेते हैं, बिकॉज इधर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा ब्लैक के लिए। और अब अगर आप B5 जाते हो तो C6 जो है वो बहुत वीक हो जाएगा, राइट। तो नाइट D7 खेला उन्होंने, नाइट F6 पे रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप गेस करो
कि वाइट को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। आपको कुछ तो ऐसे प्लान्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें जो डिसीजन था उनका लॉन्ग कैसल करने का वो जस्टिफाई हो सके कि व्हाट वाइट इज ट्राइंग टू डू इन दिस पोजीशन आफ्टर लॉन्ग कैसल। तो मुझे लगता है उन्होंने शिरो को नमस्ते करते हुए G4 खेल दिया। ऑफ कोर्स इस वक्त बोला जाए तो मैग्नस कार्लसन बहुत बड़ा नाम है, बट एक वक्त एलेक्सी शिरो इस मूव के लिए G4 मूव के लिए बहुत पहचाने जाते थे। बहुत सारे लाइन्स में उन्होंने ऐसे मूव दिए हैं, राइट। उनके जो दो बुक्स हैं, फायर ऑन बोर्ड सीरीज है जो, वो बहुत ही प्यारा है। बहुत, आप बिल्कुल उससे बहुत कुछ सीखोगे अगर आप देखते हो तो F/G4 मारा उन्होंने। यहाँ पे G6 खेलना बिल्कुल भी गलत होता, क्योंकि अगर आप G फाइल ओपन करके दोगे तो वाइट ऐसे ही चढ़ जाएगा, राइट। तो FG मारा, नाइट टेक्स, नाइट टू B6। अब नाइट D5 आ रहा है इसमें और बिशप F5 भी आ रहा है, तो नाइट G3 खेला, बिशप F5 को रोक लिया, बिशप E6, किंग B1। थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से खेला उन्होंने, बट मुझे लगता है फ्यूचर में अब क्योंकि G4 पॉन को आप मार भी नहीं सकते हो और कुछ H3 F3 जैसे मूव इमीडिएटली नहीं खेल सकते हो, F2 विल बी वीक, राइट। तो ये पॉन के कारण एक प्रॉब्लम ये बन सकता है। भले आपके पास सेंटर में दो पॉन है और ब्लैक के पास एक भी नहीं है, लेकिन वीकनेस है F2। तो रोकेफेट खेला, उसको देखते हुए अली रजा ने E4, रुक D8 एंड रुक HE1। मुझे लगता है क्योंकि एक आर्मागेडन गेम था और टाइम बहुत कम था और फिक्स टाइम फॉर्मेट होता है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो उन्होंने एक्चुअली एक कैजुअल मूव दे दिया, एक लूज मूव दे दिया रुक HE1, जहाँ पे क्वीन F6 आ गया और सडनली अब एक डबल अटैक आ गया, मतलब ये भी मर रहा है और ये भी मर रहा है, राइट। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे देखा कि पोजीशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, टाइम भी उनके पास उस ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो F4 दे दिया उन्होंने पॉन। और यहाँ पे G/F3 मारने के बाद क्वीन F2 खेल दिया। ये एक ही अलग अलग तरीका है पोजीशन को कंट्रोल करने का, बिकॉज अब आप देखिए कि F3 पॉन, वाइट ब्लैक एक पॉन अप है और उनको सिर्फ ड्रॉ ही चाहिए। ये बड़ी बात है कि आपको इस पोजीशन में सिर्फ ड्रॉ ही चाहिए, राइट। तो उन्होंने नाइट C4 खेला, रुक टू G1, जी फाइल से अभी कोशिश कर रहे हैं वो कुछ हो जाए। नाइट H5 का थ्रेट था एक्चुअली, तो क्वीन H4 खेला। अब आप नाइट नहीं हटा सकते हो, B3, नाइट टू D6, किंग B1। अब उन्होंने देखा कि चलो फिलहाल कुछ यहाँ मैं कर नहीं सकता हूँ, तो जस्ट मेंटेन करते हो पोजीशन और ओपोनेंट को कुछ मत करने दो, राइट। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है चेस में। हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप ही कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि इसमें ही बहुत लोग हार जाते हैं, मैंने देखा है, राइट। मैं खुद भी इनिशियली बहुत हारा हूँ ऐसे, तो कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है पोजीशन। तो रुक F7 खेला यहाँ पे, रुक टू D2, रुक F8, रुक E1। अब एक हिसाब से देखा जाए तो प्लान ढूंढना दोनों के लिए मुश्किल है, और टाइम प्रेशर का जो जोन होता है वहाँ पे दिमाग और अलग तरीके से चलता है, राइट। जब जब टाइम कम होता जाता है आर्मागेडन में, तो किंग H8 खेला उन्होंने सेफ्टी के हिसाब से। रुक D3, F3 को ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं वो अटैक करने की। मुझे लगता है रुक E1 का आइडिया भी यही था कि फ्यूचर में आप रुक E3 आके F3 को मार सकते हो, बिकॉज अगर ये मर जाता है तो मुझे लगता है वाइट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो रुक F4 खेला, E5, नाइट टू F5। ऑब्वियसली नाइट इन टू आप नहीं मार सकते हो यहाँ पे, सिंपली क्वीन F2 मर रहा है। तो नाइट CE4 को, नाइट F5 को उन्होंने नाइट CE4 खेला, एंड देन ब्लैक प्लेट बिशप टू D5। बिशप D5 में एक बात क्लियर है कि इस वक्त अगर हम देखें तो BD5 जो है उसका मेन आइडिया E4 को अटैक करना, बट उन्होंने शायद मिस कर दिया कि यहाँ पे टैक्टिक्स आ ही रही है, तो रुक इनटू F3 मार दिया यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने। और एक्चुअली आपको रुक इनटू F3 मार के भी थोड़ा देर सोचना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था सब कुछ कैलकुलेट कर लेना इनटू अ हिडन गेम। लेकिन ऑफ कोर्स मैग्नस कार्लसन बहुत स्ट्रांग है कैलकुलेशन में। तो नाइट इंटू G3 मारा ब्लैक ने, H/G3, रुक टेक्स। अब यहाँ पे अगर आप पॉन टेक्स क्वीन मारते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम है, रुक इंटू F2 आ रहा है और आप पीस डाउन हो जाओगे सीधे। तो रुक इंटू F3 की जगह के बाद उन्होंने यहाँ पे क्वीन इंटू F3 मार दिया, रुक कट F3, जी कट H4, टेक्स टेक्स, और एक सिंपल इक्वल एंड गेम आ गया जो कि अली रजा को चाहिए था, राइट। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये जो पॉन है वो प्रमोट होने के लिए जा सकती है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप दिस किंग ऑन E6 और E7, राइट। तो उन्होंने सिंपली किंग G8 खेल दिया, किंग A3। अब एक्चुअली मुश्किल था यहाँ से कुछ भी इम्प्रूव करना, वाइट इतना कुछ कर नहीं सकता है, सो एक ही आखिरी उम्मीद थी उनकी कि मैं टाइम में कैसे तो उनको फ्लैग कर लूँ, राइट, राइट। सो यहाँ पे किंग F7 खेला, किंग टू B4, H5। इसमें इसको फिक्स कर दिया उन्होंने पॉन को,
और फ्यूचर में हो सकता है वो रुक G3 रुक G4 आ जाए। मैंने A4 खेला, किंग टू E6, A5 एंड यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने रुक G3 खेला, पर आप A6 जैसे मूव नहीं खेल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज होगा ये कि किंग एंट्री कर लेगा, और जब ओपोनेंट का किंग एंट्री कर लेता है तो एक्चुअली वो दो पीस के साथ खेल रहा है, किंग और रुक, राइट। तो बोलते हैं ना कि एंड गेम में जनरली किंग इज अ पीस, यूज इट। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि किंग का इतना अच्छा यूज नहीं करते, उनको लगता है कि एंड गेम में भी उसको दिक्कत हो, नहीं। एंड गेम में आपको जरूरत है कि आप किंग को सामने लेके जाओ और एज अ पीस यूज करो उसको, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने A5 के बाद रुक G3 खेला, A6 ऑफ कोर्स इसको मार सकते हो आप, लेकिन किंग C6 आ रहा है, और फिर अगर आप किंग D7 जाओगे तो E6 चेक आ रहा है, फिर आप किंग C7 नहीं आ सकते क्योंकि E7 आ रहा है, और किंग मतलब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। E6 किंग इधर जाओगे आप तो पॉन मर रही है, और ये पॉन सीधा परेशान कर सकती है, और अगर आप किंग D7 जाओगे तो E7 आ रहा है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने सिंपली B6 खेला, इस किंग को उन्होंने एंट्री रोक दिया, कहीं से भी नहीं आया किंग। तो उन्होंने किंग C4 खेला, रुक G4। अब ऑब्वियसली अगर आप रुक इनटू मारोगे इसको तो अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज एच पॉन जो है वो जी पे आ जाएंगी और वो पास पॉन बन जाएंगी। तो उन्होंने यहाँ पे किंग D3 खेला, रुक G3 चेक। अब ऑब्वियसली वो यहाँ पे जो है रुक E3 जैसे मूव्स खेल सकते हैं इसमें, लेकिन आप रुक G4 खेलोगे तो व्हाइट विल नॉट रिपीट, क्योंकि ड्रॉ जो है वो ब्लैक को सिंपली फेवर करेगा, ड्रॉ ब्लैक विंस रहता है अर्मा। तो रुक F3 खेला यहाँ पे, C5, डी कट C5, बी कट C5। अगर आप इसका वीडियो देखोगे जो अवेलेबल भी है S24 के साइट पे, तो आपको दिखेगा कि दोनों के पास बहुत कम टाइम था। एक वक्त तो ऐसा था कि अली रजा के पास 10 सेकंड थे और मैग्नस के पास 7 या 8 सेकंड थे, राइट। फिर दोनों के पास 5-5 हो गए, बट सडनली जैसे ही उन्होंने रूक F8 खेला इधर, तो अली रजा जो है बहुत टाइम ले रहे थे एक्चुअली, उसमें जो क्विकनेस चाहिए थी वो कहीं से मिसिंग थी, क्योंकि बहुत दिन बाद चेस बोर्ड पे ऑन द बोर्ड गेम्स हो रहे थे। तो किंग इंटू E5 मारा यहाँ पे, रुक F7, और यहाँ पर आकर अली रजा ने एक्चुअली, जहाँ तक मुझे याद है, इस रुक को B4 या कहीं खेलने या D4 कहीं खेलने की कोशिश किया था, C4 D4, पर उनके हाथ से वो पीस छूट गया, और फिर जब तक वो एडजस्ट करे फ्लैग गिर गया उनका, तब उनका टाइम खत्म हो गया, और वो बहुत नर्वस थे, उन्होंने बहुत जोर से पीसेस को भी पटक दिया बोर्ड पे। तो एक एक्साइटिंग एक वहाँ पे सीन है वो क्रिएट हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये उनका मैग्नस कार्लसन का सेकंड राउंड है इस टूर्नामेंट में जो उन्होंने आर्मागेडन में जीता है। नॉर्वे चैंपियनशिप बहुत बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, बहुत सही टूर्नामेंट हो रही है। मुझे लगता है आपको उसके गेम्स ज़रूर चेक करने चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अच्छे गेम्स होते हैं, या खासकर अली रजा और मैग्नस के कुछ अच्छे गेम्स होते हैं, तो उनको हम ज़रूर देखेंगे। पहला जो वीडियो था वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज उसमें जो है मैंने अली रजा का एक गेम डीप एनालिसिस किया था, अराउंड 28 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन उसमें आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कारोकान का गेम है, राइट। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक यू।